आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने चल रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे लिखना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग का जो 70 नंबर पेपर है आप लोग कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर को स्कोर करने के लिए आप लोग कैसे तरीके होने चाहिए। आप लोग कम लिख कर भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं जो आज के जो चैप्टर यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ यहाँ पर उसके बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर मान लो ये डिफिनेशन आ गया, यहाँ पर परिभाषा आ गया यहाँ पर लिखने के लिए। यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद को दे, पहले आप यहाँ जो राष्ट्रवाद यहाँ पर है, राष्ट्र क्या है यहाँ पर, पहले राष्ट्र यहाँ पर जो इसके जो डिफिनेशन होंगे यहाँ पे जो परिभाषा आप लोग करना है यहाँ पर पॉइंट पॉइंट उसे तोड़ना, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर इसको बताना रहेगा उसकी परिभाषा को। पहले हम यहाँ पे बताएंगे राष्ट्र क्या है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम जो होता है मेन एग्जाम होता है वहाँ पॉइंट पॉइंट सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो पूछा गया उसका सटीक आंसर दीजिए। जो 4 नंबर का है वो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर पूरे मिलेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन जितना पूछा गया सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा क्वेश्चन कैसे वहाँ पर पॉइंट पॉइंट बनाना। यहाँ पर जितने भी डिफिनेशन कराएंगे पॉइंट पॉइंट हम यहाँ पर कराने वाले। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राष्ट्र क्या यहाँ पर हार्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर हार्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्र। सिंपल से परिभाषा उसको हमने यहाँ बताया। दूसरे पॉइंट में यहाँ बताया गया है एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों और निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने यहाँ बताया हुआ है, वह पॉइंट सटीक आंसर दिया गया है, राष्ट्र के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद हम बताने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, यहाँ पर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को क्या कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को क्या कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हो गया राष्ट्रवाद। हमने क्या बताया, पहले राष्ट्र बताया फिर उसके बाद हमने बताया राष्ट्रवाद। यहाँ पर उसका सटीक आंसर दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन थे, यहाँ पर यदि एग्जाम में पूछा जाए नेपोलियन कौन था, यहाँ पे हमने पॉइंट यहाँ बताए हुए। यहाँ पर नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन का एक महान सम्राट था जिसने एक व्यक्तिगत एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने एक व्यक्तिगत एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया, यहाँ प्रभावित किया। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया, यहाँ पर अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और यहाँ पर अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का क्या बन गया, यहाँ पर शासक बन गया। उसके बारे में आपको बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। दूसरे पॉइंट बताया गया, यहाँ पर जनतांत्रिक और सामाजिक गठन से मिलकर उसने एक सपनों का संसार रचा। यहाँ पर अगले पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर उसने एक सपनों का क्या बनाया, यहाँ पर संसार रचा है। यहाँ पर अब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर कल्पना आदर्श ये क्या होता है। यहाँ पर एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। यहाँ पर किसमें बताया गया, यहाँ पर यहाँ पर कल्पना आदर्श में बताया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये टॉपिक यहाँ पर निरंकुशवाद क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई निरंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती थी। मतलब लोग आम आदमी को ज़्यादातर यहाँ परेशान करती हैं। यहाँ पर जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होते हैं, दमनकारी सरकारी होती हैं, वो अपनी ही बातें मानती हैं। यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करते हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अगले पॉइंट बात करते हैं 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा और अधिपत्य था। यहाँ पर बताया गया अगले पॉइंट में फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और यहाँ पर संवैधानिक बदलाव हुए उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह
में क्या किए, हस्तांतरित हो गए। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा सामूहिक पहचान की भावना को उत्पन्न करने के लिए उठाए गए कदम। पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, फ्रांस के राजध्वज की जगह एक नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया यहाँ पर। अगले पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया है, जिसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, राष्ट्र के नाम पर नई स्थिति रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ अगले पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, एक केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिक के लिए समान कानून बनाया गया। अगले पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। यहाँ पर भार तथा नापने के लिए एक समान व्यवस्था की गई। अगले पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट यहाँ कराए जा रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट यहाँ कराए जा रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों को महत्व कम देकर पेरिस की बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा मान लिया गया। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका लक्ष्य है यूरोप के लोगों को निरंकुश राजाओं के शासन से मुक्त कराएंगे। अगले पॉइंट पे यहाँ पर, फ्रांस की घटनाओं से प्रेरणा पाकर यूरोप के शहरों में जैकोबिन क्लबों की क्या की गई, स्थापना की गई। अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, 1804 को नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट कर राजतंत्र की व्यवस्था की तथा यहाँ पर शासन व्यवस्था को कुशल तथा तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, जिन्हें यहाँ पर नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। यहाँ पर जो निम्न थे, यहाँ पर जन्म से प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर कानून के समक्ष बराबरी व संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया, सुरक्षा किया गया। यहाँ पर संपत्ति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर किसानों को भू दासत्व और यहाँ पर जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिली। यहाँ पर जो टैक्स लगते थे यहाँ पर उसको क्या किया गया, यहाँ पर उससे मुक्ति मिली है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए गए यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। अब अगला जो हेडिंग है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ पर उसके पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में यूरोप में आज की तरह कई राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में आज की तरह कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। अगले पॉइंट में बताया गया, यहाँ पर लोगों में सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी। लोगों में सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी। वे अलग अलग भाषा, संस्कृति व जातीय समूहों के क्या थे, यहाँ पर सदस्य थे। यहाँ पर कुलीन और नया मध्य वर्ग। यहाँ पर कुलीन वर्ग में बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत वर्ग था। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरों की हवेलियों के मालिक थे। यहाँ पर निम्न वर्ग कौन थे, यहाँ पर निम्न वर्ग में इन लोगों की संख्या अधिक थी। इनमें अधिकांश कृषक, जमीन पर किराएदार, छोटे अवकाशकार तथा भूदास थे। मध्य वर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर यह समूह औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बना। यहाँ पर इसमें शिक्षित वर्ग, वकील, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति आदि शामिल थे। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवादी क्यों माने जाते थे। यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवाद क्यों माने जाते थे। यहाँ पर उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना। यहाँ पर लीबर शब्द का अर्थ होता है आजाद व स्वतंत्र। मध्य वर्ग के लोगों ने उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष बराबरी था। यहाँ पर इन्होंने जनतंत्र की स्थापना, निरंकुश शासन और यहाँ पर पासदारी वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति, संविधान और यहाँ पर संसदीय सरकारों और स्थापना का समर्थन किया। आर्थिक उदारवाद क्या है। यहाँ पर आर्थिक उदारवाद निजी संपत्ति का समर्थन, बाजार का नियंत्रण हटाने का समर्थन, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन को सरल और यहाँ पर नियंत्रण को मुक्त करने के में समर्थन। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया, यहाँ पर नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों को मिलाकर यहाँ पर महासंघ बना गया। 1833 में हेम्बर न्यूबर्ग जाने 11 सीमा शुल्क देने पड़े थे। यहाँ पर जो वस्तुओं के मूल्य 5% थे। यहाँ पर हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग नाप तोल व्यवस्था थी, जिससे हिसाब लगाने में समय लगता था। यहाँ पर आज की सेशन में हमने बताया यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद को जैसे एग्जाम में यहाँ पर हमने पॉइंट बताया हुआ है ना, ये जो पॉइंट होते हैं ना बोर्ड एग्जाम में यही सब माने रखते हैं यहाँ पर नंबर लेने के लिए। बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिए, पॉइंट बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। वहाँ से आपके नंबर क्या होंगे, बेहतर मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग इस हिसाब से लिखते हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर होंगे। आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।